हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। आज के वीडियो के अंदर हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहला, जब भी हम मेटल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक सबसे बड़ा जो उनका फैक्टर होता है, केमिकल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हमारे जो मेटल्स हैं वो होते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है? देखो, हमारे पास मान लो, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, सोडियम एक मेटल है, उसकी मैंने एग्जांपल ली। आपने 9th क्लास में एटॉमिक नंबर और मास नंबर उनकी बात की होगी, डिस्कस किया होगा। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11। ठीक है, उसके बाद में 9th क्लास के अंदर हमने किया था, जब हम किसी भी मेटल को उसके इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस में लिखते थे, जैसे 2, 8, ठीक है, ऐसे वाले में। ये कैसे लिखते हैं हम? पहले शेल में 2 आते हैं, उसके बाद वाले शेल में 8 आते हैं, उसके बाद वाले शेल में 8 आते हैं, उसके बाद वाले शेल में 18 आते हैं, और ऐसे हमारे पास प्रोसीजर चलता रहता है। तो सोडियम के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 11, मतलब टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस। सबसे पहले वाले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद वाले शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2, 8, 1, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास पहले में हो गए 2, उसके बाद होते हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा 1, टोटल 11 हो गए। अब जो ये 1 बचता है ना, क्या होता है कि जब भी कोई हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की फिलिंग करते हैं, जब एनर्जी लेवल्स की या शेल्स की फिलिंग करते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो जो शेल है अगर वो पूरा होता है तो वो जो एटम या जो भी नॉन एटम की बात करते हो, या मेटल या नॉन मेटल या गैस, किसी की भी बात करते हो, अगर बाहर वाला जो शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल की बात अगर हम करें, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, दोबारा बता देती हूँ। आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर हमारे पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कंप्लीट होता है आउटर मोस्ट शेल, यानी कि अगर हमारे पास मान लो हम सोडियम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था, 2 हो गया, 8 हो गया, पहले 2 तो पूरे हैं, पर आगे वाले में हमें 8 चाहिए थे, पर हमारे पास 1 ही है, तो पूरा नहीं है ना, 7 और चाहिए। तो यहाँ पे अगर आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो अगर कंप्लीट होता है तो हमारा जो एटम होता है या जो हमारा जो मेटल होता है वो क्या हो जाता, स्टेबल हो जाता। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास सोडियम के केस में तो आउटर मोस्ट शेल पूरा है ही नहीं, हमें 7 और चाहिए ना। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, फिर हम क्या लिखते हैं, सोडियम को ऐसे लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव। अब क्या हो गया, इसको हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है 8 करने के लिए, इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए 8 - 1 हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब कोई भी मेटल क्या करता है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं लेगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने बाहर वाले शेल को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करता है कि ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है ना, इसको डोनेट कर देता है। इसको डोनेट करने की पावर रखता है। ये क्या करता है कि किसी को बाहर से बुलाता है, ठीक है, एक्सेप्टर को हम बोलते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब जो इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और ये जब उस एक इलेक्ट्रॉन को उसे दे देगा तो ये बन जाता है हमारा डोनर। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने एक बार वाले एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा किसी भी एक्सेप्टर एटम को। कोई भी एक्सेप्टर एटम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, OH हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर कंडीशन क्या है कि उनके ऊपर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, हमने किया एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इनके पास अपने इलेक्ट्रॉन जो शेल है उसको पूरा करने के लिए एक आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। जैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 होता है, तो हम इसको डिवाइड करें तो 2, 8, 8 कितने हो गए, 18, 16, 17, 18 हो गए। ठीक है, 18, पर बाहर वाले में हमारे पास तो 17 है, तो बाहर वाले में कितने आ गए, 7। तो अब इसको क्या चाहिए, 8 - 1 अगर मैं कर दूं तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से। ठीक है, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स का भी हम बॉन्डिंग बना सकते हैं, पर ज़्यादा 5 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स हमें किसी से लेने हो तो वो हम नहीं ले सकते। तो ये क्लोरीन क्या करता है, इसको एक अगर बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका जो बाहर वाला शेल है वो पूरा होकर 7 की जगह पे 8 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, ऐसे माइनस का साइन आ जाता है। ये माइनस क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, इसको एक चाहिए, ये एक दे सकता है, तो ये दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, दैट इज NaCl, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है ऐसे। ठीक है,
तो ये तो हो गया जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है उसके बारे में डिस्कशन। सेकंड हमारा क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं जो हमारे पास देखो जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड हमने बनाया Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड बनाया है, ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। मैंने बोला ना कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और NaCl का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है सोडियम क्लोराइड। अब जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स हमारे पास मेनली हम दो तरह के लेके चलते हैं अप टू 10th तक, ठीक है। तो जो दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, 2 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड हमारे पास होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब दोनों में फर्क क्या होता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बनता है किससे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम तक जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, यानी कि क्या हो गया, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये क्या करेंगे? खींचेंगे कि मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको खींचेंगे एक दूसरे के साइड, ठीक है। और क्या करेगा, इधर वाला मान लो ये Cl था, अभी हमने लिया था, और ये हमारे पास Na था, तो ये Cl खींच के क्या कर लेता है, अपनी साइड इस इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। मान लो ये जो रस्से वाला गेम है, रस्सा खिंचाई वाला गेम है, वो खेल रहे हैं और क्लोरीन लगातार उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, और एंड में क्या करता है, क्लोरीन ही जीत जाता है और ये इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ पे पहुंच जाता है? क्लोरीन के पास। तो हमारे पास लास्ट में ये सिचुएशन बन जाती है, Na बच गया, ठीक है, क्लोरीन हमारा नेगेटिव था, तो वो क्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, Na से टूट गया, क्लोरीन के पास चला गया, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर होता है ना एक एटम से दूसरे एटम तक इलेक्ट्रॉन्स का, उसके कारण जो बॉन्ड बनता है ना, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब बात आती है कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मानो कि एक हमारे पास ये एटम था, एक हमारे पास ये एटम है, ये दोनों क्या करते हैं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। शेयर करने का मतलब बांट लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा बांट लेते हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही उससे अलग करके ले जाते हैं, नहीं, ये इसको क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं, और बांटने के बाद में जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो जो फॉर्म हम होता है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। दो एटम्स के बीच में शेयरिंग के कारण जो हमारा बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड समझ आया। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक जो एटम से दूसरे एटम तक ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जब वो शेयर करते हैं, बांट लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो एक क्या होता है, आपके फ्रेंड को पेन चाहिए, आपके पास एक फालतू पेन है, या आप बोलो कि आपके फ्रेंड को पेंसिल चाहिए, आपके पास 2 पेंसिल है, तो आप एक पेंसिल उठा के उसको दे देते हो, वो होती है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। पर आपके फ्रेंड को पेंसिल चाहिए, आपके पास एक ही पेंसिल, आप क्या करो, उसको बीच में से ऐसे तोड़ के हाफ ऑफ कर लो ना, शेयर कर लो, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी कि जो हमारे एटम्स होते हैं, सॉरी मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, यानी कि उनके ऊपर प्लस का साइन होता है, जैसे Na पॉजिटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, सारे जो F से होते हैं वो मेटल हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। यानी कि हमारे पास ये हो गया Mg2 पॉजिटिव। ये जो 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव ये जो लगा होता है ना, ये होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वाले जो होते हैं, जैसे हमारे पास 2 पॉजिटिव हो गया, 1 पॉजिटिव हो गया, ये होते हैं हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि हमने क्या करना है, मेटल्स की रिएक्शन करानी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, ठीक है। रिएक्शन ऑफ या मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो जब भी कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, हमेशा मेटल
ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, चाहे कोई भी मेटल हो, एम कोई भी मेटल हो सकता है आपका, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखोगे कि जब कभी भी कोई भी मेटल, जितने भी आपके मेटल्स हैं उनमें से कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हमने एटम लिया था, तो मैं सोडियम की रिएक्शन करा देती हूँ, 2Na + O2 इज 2NaO। ठीक है, 2NaO आ गया। अब आपका क्वेश्चन आया यहाँ पे कि हमने 2 सोडियम कैसे लिया, हमें कैसे पता लगेगा कि 2 सोडियम आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 और 6, 2 और 6, इस वाले में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बाहर वाले में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6। आगे ये इसका हो गया न्यूक्लियस। अब क्या हो गया, हमें इसको स्टेबल करने के लिए बाहर से हमें 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, O2 2 नेगेटिव। इसको 2 चाहिए, ठीक है, तो नेगेटिव आता है। जो दे सकता है ना, जो किसी को देता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। जैसे हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको 2 चाहिए, तो अगर इसको 2 बाहर से मिल गए तो ये क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। अब यहाँ पे सोडियम के 2 की बात क्यों आई, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया है कि सोडियम के बाहर वाले शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पर ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए ना। ऑक्सीजन तो तभी रिएक्ट करेगा जब उसको 2 मिलेंगे, 1 लेके उसका ऑक्टेट थोड़ी पूरा हो जाएगा, फिर तो उसको 1 और चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं 1 सोडियम की जगह पे 2 सोडियम कर दूं, तो इस इक्वेशन को दोनों साइड से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 1 सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया हमारे पास। ठीक है, वैसे ही अगर बात हम लेते हैं कॉपर की बात, तो 2 कॉपर + O2 = 2 कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर के पास भी 1 होता है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 कॉपर हमारे पास आएंगे। ठीक है, अब हमने बोला कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होता है, इसका नेचर क्या होता है, नेचर मतलब ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, तो जो मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं ना, मेटल ऑक्साइड्स, वो किस नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स वो हमारे पास बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये होगी एक बात कि मेटल के जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। अब एक बात और है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, कि जो एल्युमिनियम होता है, Al की बात करते हैं, एल्युमिनियम और जिंक, Zn, जिंक और एल्युमिनियम, इनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे ना, ठीक है, ये भी तो ऑक्साइड्स बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं भाई, बेसिक मान लिया, एसिडिक मान लिया। ठीक है, तो एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक आपके वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक प्लस बेसिक दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स विच शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं वो जो क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों के कैरेक्टर्स रखते हैं। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात क्या है कि हम एक आपके क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाई sodium is kept under kerosene। ठीक है, सोडियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, CBSE, PSEB, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो। इसका मतलब क्या होता है, हम ना एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं और इसका आंसर भी आपको मिलेगा। जो सोडियम होता है ना, Na, और जो पोटाशियम होता है, पोटाशियम को लिखते हैं K से, ये ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये किसी भी चीज़ के साथ बहुत जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं,
रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। जब हम इनको खुले में रख देते हैं तो खुले में रखने के बाद जो हमारी हवा होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ ये बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, रैपिडली। रैपिडली का मतलब बहुत जल्दी, और ये बहुत जल्दी रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं, कैचेस फायर, और आग को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सोडियम को केरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का मतलब अगर हम इनको खुले में रख देते हैं ना, जैसे किसी कमरे में रख दिया या हवा के कांटेक्ट में रख दिया, तो ये उस हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और अपना ऑक्साइड बना लेते हैं, और वो ऑक्साइड क्या करता है, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इनको केरोसिन में रखा जाता है ताकि मेटल के बीच का, ठीक है, मेटल के बीच का और किसके बीच का, ऑक्सीजन के बीच का जो कांटेक्ट है, जो वो एक दूसरे के टच में आ सकते हैं, उसको तोड़ा जा सके। यानी कि मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास, या अगली प्रॉपर्टी की तरफ अगर हम मूव करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो उसके अंदर हमारे पास है कि मेटल्स की हमने रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अभी तक ऑक्सीजन से की थी। दूसरी यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करनी है। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यानी कि हमने मेटल की रिएक्शन करानी है किसके साथ, H2O के साथ, और क्या बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया, हमारे पास मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, एक चीज और भी होती है कि जब मेटल की रिएक्शन होती है H2O के साथ, तो पहले हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनता है, यानी कि ये पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि हाइड्रोजन तो पॉजिटिव होती है। तो एक केस ये भी हो सकता है कि पहले क्या बन जाए, मेटल ऑक्साइड, और साथ में हमारी H2 गैस बाहर निकल जाए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड बना है, दैट मेटल ऑक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है अगेन पानी के साथ, और यहाँ पे ये क्या बनाता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या आप सिंपली भी कर सकते हो, हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, पहले एक चीज़ देखो कि वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक तो H पॉजिटिव बनेगा और एक OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, हमेशा जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं ना, वो नेगेटिव वाले के साथ करते हैं, माइनस वाले के, यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा वो उसको देंगे, प्लस वाले के पास तो, इसके पास तो पहले से ज़्यादा, ये क्यों देगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो मैंने रिएक्शन करा दी पोटाशियम की, पोटाशियम की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, 2 पोटाशियम 2 H2O, क्योंकि ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए ना, तो O2 हो गया तो 2 चाहिए, एक पोटाशियम के पास 1 था, तो ये यहाँ से 2 देगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये टूटेगा, ये टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, अगला स्टेप रिएक्शन का बनेगा, 2K एज इट इज आएगा, प्लस 2 ये बन गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन गया। अब ये जो K है ना, ये रिएक्ट करेगा इस OH नेगेटिव के साथ, तो 2K रिएक्ट्स विद 2OH नेगेटिव, तो क्या बना, 2KOH। ये प्लस का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, और प्लस हमेशा माइनस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्लस माइनस के साथ जाएगा, और ये जो प्लस बच गया, ये प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे ही अगर बात करें सोडियम की रिएक्शन कराते हैं, तो 2Na प्लस 2H2O क्या बनेगा, सेम प्रोसेस, 2Na को एज इट इज रखो, प्लस 2 ये बन गया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो Na है ये तो पॉजिटिव है क्योंकि मेटल है, तो ये नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2Na रिएक्ट किया 2OH के साथ, तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हमारा बाहर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिए कि अगेन सोडियम और पोटाशियम की बात करेंगे, K और Na की, सोडियम और पोटाशियम क्या करते हैं भाई, ये ना रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ।
ठीक है, इनको हीट करने की जरूरत नहीं है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं रैपिडली, बहुत जल्दी से, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फायर को कैच कर लेते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम होता है Mg, ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉपर की, कॉपर भी एक मेटल है, लेड भी एक मेटल है, ठीक है, सिल्वर भी एक मेटल है, गोल्ड भी एक मेटल है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। सोना जो होता है, चांदी जो होता है, तांबा और लेड, सीसा जिसको बोलते हैं, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ। आपने देखा हो, सोने की चीज़ को पानी से धो लो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, चांदी की चीज़ को पानी से धो लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, तो ये पानी के साथ इनकी रिएक्शन विद वाटर नहीं होती है। ठीक है, कभी भी नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने रिएक्शन करानी है मेटल्स की। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। अब आपको एक वर्ड आया कि डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, हम दो तरह के एसिड्स डिस्कस करते हैं। एसिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, सेकेंड वन इज डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, जिनमें एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, मोर होती है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, देन H2O। पर डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, इनमें एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है, मात्रा जो होती है वो लो होती है, कम होती है। ठीक है, दो चीज होती है। एसिड्स कौन कौन से होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिनमें एसिड की मात्रा कम होती है, यानी कि थोड़े से जो इनका प्रभाव कम होता है, अगर किसी चीज़ पे गिर जाते हैं तो जो एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हमारी स्किन है वो जल जाती है कंसंट्रेटेड एसिड से। डाइल्यूट एसिड से उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेटल की रिएक्शन होगी एसिड के साथ, मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, हम DiAl लिखते हैं डाइल्यूट की जगह पे। जो मेटल की रिएक्शन होगी किसके साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तो हमारे पास हमेशा बनते हैं क्या, मेटल का साल्ट बनेगा। ठीक है, प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी H2। ठीक है, मेटल का साल्ट जैसे NaOH हो गया, सॉरी NaCl हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं, या मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, या सोडियम सल्फाइड हो गया, ऐसी चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो साल्ट का मतलब जो आप नमक नहीं होता वैसी चीज, लवण जिसको बोलते हैं, नमक, नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है ना, तो वैसा बनेगा। तो अब हमारे पास ना तीन तरह के एसिड्स हम लेके चलेंगे। एक तो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद में होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देन हमारे पास होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन कराते हैं मेटल की किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेटल का साल्ट बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो कोई भी मैं मेटल ले लेती हूँ, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई किसके साथ, HCl के साथ, तो ये HCl जो है ना वो दो कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाता है। अब देखो Mg2 पॉजिटिव होता है तो दो HCl चाहिए होंगे हमें रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, Mg प्लस 2HCl, HCl मान लिया ऐसे। ठीक है, अब ये HCl टूटेगा
HCl जब टूटेगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं ना, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन अलग क्लोरीन अलग, तो हम इसको तोड़ लेते हैं, दो बाहर, ये टूट के बनेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, मेटल पॉजिटिव है तो रिएक्शन किसके साथ करेगा, नेगेटिव वाले के साथ, तो क्या हो गया MgCl2 बन गया, क्योंकि दो क्लोरीन थे तो Mg वैसे का वैसा और Cl2 प्लस 2H पॉजिटिव बचा तो H2 बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमने रिएक्शन करानी है H2SO4 के साथ। तो मान लो मैं रिएक्शन करा दूं सोडियम की, किसके साथ, H2SO4 के साथ करवा दी। अब ये H2SO4 भी टूटेगा। अब क्या करना है, क्योंकि SO4 है, SO4 2 नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ना 2 सोडियम लेने पड़ेंगे और 2 ही हमें, ठीक है, और 2 ही हमें क्या लेने पड़ेंगे, H2SO4 ले लो, चाहे एक लेना तो एक ले लो। ठीक है, 2 सोडियम, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव होता है इसलिए हमें 2 सोडियम चाहिए। ठीक है, अब जो H2SO4 है इसको हम तोड़ते हैं तो 2 सोडियम ऐसे का ऐसा आया। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया H2H पॉजिटिव माइनस या साथ में SO4 2 नेगेटिव, ऐसे बनेगा। H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के अंदर ये टूट जाता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, इसीलिए क्या हो गया, अब ये 2 सोडियम जाएंगे इसके साथ रिएक्शन करेंगे और हमारे पास बनेगा Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, पहले जो भी कंपोनेंट दिया उसको ब्रेक कर लो उसके पार्ट्स के अंदर, और हमेशा जो मेटल है वो हमेशा नॉन मेटल यानी कि जो नेगेटिव वाला है उसके साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने HNO3 के साथ रिएक्शन करानी हो तो मैं मेटल की रिएक्शन करा दूं किसके साथ, HNO3 के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो है वो H2 गैस है इज नॉट डिस्प्लेस, H2 गैस इज नॉट डिस्प्लेस्ड, जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर नहीं निकलेगी, डिस्प्लेस नहीं होगी, विस्थापित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो HNO3 होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, आपने 2 एजेंट्स पढ़े थे 9th क्लास के अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक होता था गेन ऑफ हाइड्रोजन, एक होता था लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को लॉस करेगा ही नहीं, देगा ही नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को देगा नहीं तो H2O बाहर आएगी नहीं। ठीक है, तो ये HNO3 के साथ हमारी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे H2 हमें नहीं मिलेगा वापस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, साल्ट सॉल्यूशन यानी कि जैसे NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, तो अगले की अगर हम बात करते हैं, जो नमक या जो लवण होते हैं उनके जो घोल होता है उसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्शन करानी है हमने विद साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन के साथ। और इस साल्ट सॉल्यूशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl आ जाता है। ठीक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट आ जाता है, काफ़ी सारे आते हैं। ठीक है, अब इसकी मेटल की रिएक्शन करानी है मैंने साल्ट के, मेटल साल्ट सॉल्यूशन के साथ। अब ना 2 मेटल आएंगे, एक तो मेटल आएगा और एक मेटल का साल्ट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, मान लो कोई भी मेरा मेटल है A, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है मेटल B के साल्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, मेटल A है वो रिएक्ट कर रहा है मेटल B के साल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास बनेगा मेटल A का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, और मेटल B एज इट इज बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मेटल A का सॉल्यूशन बन गया और मेटल B हमारा बाहर आ जाता है। तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक की रिएक्शन करा देती हूँ। जिंक एक मेटल है, उसकी रिएक्शन जैसे हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं NaCl, तो Zn जो होता है ना वो 2 पॉजिटिव होता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है। ठीक है, तो हम इसकी NaCl के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो 2 NaCl चाहिए होंगे, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव होता है, दोनों के पास एक एक ही होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊँ, ये है मेटल A मेरा, ये वाला जो है ये A मेटल है और ये वाला जो सोडियम है ये मेरा B मेटल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन B मेटल को बाहर निकाल दो, यानी कि सोडियम को 2Na को मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद में इसने लिखा है मेटल A लिखो, मैंने मेटल A लिख दिया। उसके बाद में हमारे पास Cl2 ही बचा है तो CZnCl2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ, ZnCl, Zn पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब उसके बाद में हमारे पास क्या हो गया कि हमने रिएक्शन कराई ZnCl, Zn की किसके साथ, 2NaCl के साथ। यहाँ से क्या होगा, या तो इसको तोड़ के कर लो, वैसे भी कर सकते हो, या ये रिएक्शन याद रखनी है तो ये रख लो। मेटल A था जिंक लिखा,
ठीक है, मेटल बी को बाहर निकाल दिया, सोडियम 2 सोडियम बाहर आ गया, जो बचा उसको किसके साथ लिख देना है, जिंक वाले मेटल ए के साथ लिख देना है। तो ये जिंक क्लोराइड बन गया मेटल का ए का सॉल्ट सोल्यूशन। या हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि मैं इस सोडियम को तोड़ देती हूँ तो हमारे पास बन जाएगा 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। जिंक जो है वो रिएक्शन करेगा इस Cl नेगेटिव के साथ क्योंकि Zn पॉजिटिव है। Zn पॉजिटिव जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा ZnCl2, क्लोरीन 2 है और ये बचिया, तो इस भाई साहब को क्या करो लास्ट में एज इट इज लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया। वैसे ही हम बाकियों की रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे जिंक और CuSO4 की रिएक्शन करा लें। तो इसको तोड़ोगे तो कॉपर मेटल है, जो SO4 है नेगेटिव होता है, ये बच गया, इसके साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया ZnSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शन को याद रखो, अपने आप हो जाएगा। पहले वाला जो दिया होगा जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा होगा, अकेला जो मेटल होगा वो होगा आपका मेटल ए, जिसके साथ कोई क्लोरीन लगा या SO4 लगा या कुछ भी लगा तो वो होता है हमारा मेटल बी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। मेटल्स की रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। तो मेटल की रिएक्शन अगर मैं नॉन मेटल के साथ कराऊं, हाइड्रोजन हमारा एक नॉन मेटल होता है, तो मेटल प्लस हाइड्रोजन के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं, मेटल की रिएक्शन किसके साथ करा दी, हाइड्रोजन के साथ, तो यहां पे क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड बनेगा। हाइड्रोजन आ गया, मेटल हाइड्राइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो होता है ना, इससे पहले हम करते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव का केस होता है। हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनके केस में ये चीज़ होती है, रिएक्ट करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया। ये रिएक्शन कैसे कैसे होती है, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है या कम रिएक्टिव होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। जब रिएक्टिविटी सीरीज करेंगे हम, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि कम रिएक्टिव कौन है और ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के केस का सोल्यूशन होता है। तो हाईली रिएक्टिव हमारे पास सोडियम और पोटाशियम होते हैं, उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ मैं कराऊं तो H2 है, तो H2 हो गया, तो 2 सोडियम चाहिए क्योंकि अकेला एक H पॉजिटिव होता है, तो H2 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है ये। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, तो ये जब बनेगा 2 सोडियम हमें चाहिए होते हैं और ये हमारा बन जाता है 2NaH के इक्वल। ठीक है, लास्ट आज की रिएक्शन है रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विथ क्लोरीन के साथ हमने इनकी रिएक्शन करानी है, किसकी, मेटल की, यानी कि मेटल प्लस क्लोरीन किसके इक्वल आएगा, मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड बनाएगा। कैसे, जैसे सोडियम ले लो, Cl नेगेटिव होता है, क्लोरीन की बात करते हैं तो Cl2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, तो मेटल जो आएगा उसके पास भी 2 होने चाहिए। सोडियम के पास 1 होता है तो हम 2 सोडियम ले लेंगे। 2Na प्लस Cl2 अगर हमारा रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा 2NaCl। ठीक है, 2NaCl, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो चुकी हैं मेटल्स की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जिनको रिएक्शंस नहीं आती हैं इनका यहाँ पे जितना भी मल्टीप्लाई हो जाता है ना, उतने एटम्स हम लेते हैं उस पर्टिकुलर मेटल के। अगर यहाँ पे भी है ना तो भी उतने मेटल्स हम लेते हैं उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के। पर अगर यहाँ पे 2Cl2 हो जाता है ना, तो इसका मतलब क्लोरीन 2 नहीं होते, 4 क्लोरीन है, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ 2 × 2 हो जाता है, मतलब 4 क्लोरीन है। मान लो मैं 2H2O लिख देती हूँ, 2H2O का मतलब 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, सॉरी। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है इन दोनों के साथ, तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन और 2 × 1 2 ऑक्सीजन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हमारी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो चुकी है और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन श्योरली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है।